हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? माई सेल्फ शुभम मिश्रा। मैं आपका शुभम मिश्रा अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय शुभम सर में स्वागत करता हूँ। आज हम एटॉमिक फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स में हम एटम्स के बारे में, ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा एंड बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे टॉपिक का नाम है एटम्स, origin of spectra, Bohr's atomic model। अब हम समझते हैं कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक की शुरुआत कहां से हुई। इस टॉपिक की शुरुआत से पहले हम सबसे पहले ये जानते हैं कि एटम्स क्या। बहुत से साइंटिस्ट ने एटम्स के बारे में बताया है, जैसे कि हमारे डाल्टन हो गए, जे थॉमसन हो गए, रदरफोर्ड हो गए, बोहर्स हो गए। इन सब साइंटिस्टों का बहुत बड़ा योगदान है एटॉमिक फिजिक्स। और जब हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप के साइंटिस्ट के मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो इस पूरी यूनिट को हम एक नाम देते हैं और उस फिजिक्स का नाम है क्वांटम फिजिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एटम्स की शुरुआत आई कहां से। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ड्यूटेरियस। इन्होंने कहा कि जो एटम्स है वो अनकटेबल है। अनकटेबल का मतलब एटम्स को हम किसी तरीके से काट नहीं सकते। इसके बाद फिर एक नए दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डाल्टन। डाल्टन ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से एटम के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि जो एटम है वो मैटर का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एक स्मॉल यूनिट है एटम, जिसके कारण आपको आसपास यूनिवर्स में मैटर दिख रहे हैं। चाहे आसपास आपके जो भी चीज बनी है वो मैटर है और उसके अंदर एटम्स है। एटम्स के बारे में धीरे धीरे जब नॉलेज बढ़ती गई और साइंटिस्टों ने अपना योगदान दिया, तो उसके बाद सबसे बेस्ट साइंटिस्ट जिनको हम कह सकते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, एटम का वो पहला मॉडल जिसने पूरे क्वांटम फिजिक्स में तहलका मचाया था, उस साइंटिस्ट का नाम था जे थॉमसन। और आप इस बात को जानकर आश्चर्य होंगे कि आज ही के दिन 2022 आज के दिन जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। और मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इन्होंने की, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद जो साइंस एरिया में धमाका मचा है वो इलेक्ट्रॉन की ही वजह से मचा है। चाहे वो इलेक्ट्रिक करंट की बात हो, चाहे वो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो, या किसी भी एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात हो, वो सब क्रेडिट अगर जाता है तो जे थॉमसन को जाता है। तो इस चैप्टर में हम 3 मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, दूसरा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड तीसरा बोर मॉडल ऑफ एटम। इन तीनों मॉडल में अगर हम बात करें तो सबसे सक्सेस मॉडल अगर कोई है तो वो बोहर मॉडल ऑफ एटम। 1914 में सर बोहर को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। सिर्फ उन्होंने जो मॉडल दिया था वही मॉडल इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के बारे में बता रहा था, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बता रहा था, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के बारे में बता रहा था। आप जानते हैं कि लाइट का जो बिहेवियर होता है वो दो तरीके से होता है, या तो वो वेव पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, या फिर वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के हिसाब से वेव पार्टिकल, दोनों के नाम से जाना जाता है। आप लाइट में इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, पोलराइजेशन पढ़ते हैं, ये सब वेव नेचर की बात करते हैं। लेकिन अब जब लाइट में आप एक्सरेज पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, तो ये लाइट के पार्टिकल नेचर की बात करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले थॉमसन मॉडल एटम के बारे में बताना चाहूंगा। 1898 में समय था 1898।
इस समय में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, और इन्होंने एक बात कही, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने एटम्स के बारे में क्या कहा। इन्होंने कहा, सबसे पहले जो मॉडल की बात कर रहे हैं उस मॉडल का नाम लिख लेते हैं। इस मॉडल का नाम है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में उन्होंने एटम की बात में क्या कहा, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे उस समय जब 1898 में इन्होंने एटम के बारे में बताना शुरू किया, तब उन्होंने ये कहा कि एटम जो है वो एक स्फीयर है, और इस एटम के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट और एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना है, ऐसा इन्होंने कहा। और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, कुछ इस तरीके से इन्होंने ऐसी बात कही। इन्होंने कहा कि ये एटम एक स्फीयर है, और स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, और पॉजिटिव चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड, ये इन्होंने कहा। लेकिन इनके इतना कह देने से हमने इस बात पे भरोसा नहीं किया। लेकिन ये मॉडल सबसे सक्सेस मॉडल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने एटम के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बताना जरूरी समझा था, और वही इन्होंने बताया भी था। इन्होंने एक बात बोली थी कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज is equal to the number of negative charge। इन्होंने एटम के बारे में बताया, एटम के अंदर मौजूद पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताया, एटम के अंदर मौजूद पॉजिटिव चार्ज के आसपास जो इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है उनके बारे में बताया, और इन्होंने इस एटम के मॉडल को एक नए मॉडल के नाम से भी सिद्ध किया है, जिसका नाम है वाटरमिलन। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि वाटरमिलन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक स्फेरिकल शेप में होता है, और वाटरमिलन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके आसपास सेंटर पे उसके पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, लेकिन आसपास उसकी सीड्स जो होती हैं वो एम्बेडेड होती है, मतलब उन्हें अगर हम हिलाना चाहें तो वो एम्बेडेड, मतलब कि वहां पर वो हिलने के प्रयास करेंगे, इट जस्ट लाइक एज इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर बता दिया है वाटरमिलन की सीड्स से। जो वाटरमिलन का बीज है उसको एज इन्होंने इलेक्ट्रॉन माना है, और जो अंदर मौजूद है वो है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम थॉमसन मॉडल के स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ इस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर दिखेगा। अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या होता है? सर रदरफोर्ड, जिनका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, और उन्होंने 1909 में अपने मॉडल की डिस्कवरी की थी। तो अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की जो शुरुआत की रदरफोर्ड ने, उन्होंने क्या किया था इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। आप एक्सपेरिमेंट को देख रहे होंगे सामने मेरी स्क्रीन के, आपकी स्क्रीन के सामने एक्सपेरिमेंट शो हो रहा होगा कि उस एक्सपेरिमेंट का क्या मेथड किया था। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पिक्चर है आपको एक्सपेरिमेंट दिख रही है इसका मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया था, और इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से आप नहीं पढ़े होंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ कुछ बेसिक।
रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होता है वो तीन तरीके की रेस इमिट करता है। एक का नाम होता है अल्फा रेस, एक का नाम होता है बीटा रेस, एक का नाम होता है गामा रेस। अल्फा रेस जो होता है वो हीलियम पार्टिकल का चार्ज होता है अल्फा, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज के नाम से जाना जाता है। जो बीटा रेस होता है वो इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है, और जो गामा रेज होता है वो किसी इलेक्ट्रॉन या किसी पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव नहीं करता है, वो एक्स रेज होता है, जो कि आप अभी पढ़ेंगे आगे। और इट डज नॉट कंसिस्ट पार्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमने जान लिया कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में अल्फा बीटा गामा रेज होती हैं, जो कि इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से इमिट होती हैं। अल्फा जो होता है वो हीलियम न्यूक्लियाई का पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है, और जो गामा होता है वो एक एक्स रेस की तरह बिहेव करता है। इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ द पार्टिकल। अब हम बात करते हैं, उन्होंने एटम्स के बारे में जानने का तो प्रयास किया, लेकिन एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से जानने का प्रयास किया है। एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने अपनी ख्याति बनाई है, उन्होंने अपना योगदान दिया है, और उन्होंने किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या क्या assumptions निकाले थे, इसको मैं आज आपके सामने बताऊंगा। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक सोर्स लिया था, जिसमें अल्फा पार्टिकल मौजूद थे। अब उन्होंने एक गोल्ड फॉयल ली थी और उसके सामने एक स्क्रीन लगा दिया था। इन्होंने क्या किया था कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल को इस गोल्ड फॉयल में इन्होंने भेजा, तो इन्होंने तीन तरीके का एजम्पशंस निकाला था इस एक्सपेरिमेंट में। इन्होंने देखा था कि जब किसी भी रेडियो एक्टिव सोर्स से जब अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं, तो इनकी बीम इन्होंने सीधे उस गोल्ड फॉयल में पहुंचाई। तो जब गोल्ड फॉयल में इन्होंने पहुंचाई, तो गोल्ड फॉयल में पहुंचाने के बाद ये जो कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो सीधे सीधे क्या हुए थे, डिफ्लेक्ट हो गए थे। मतलब कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल तो अनडिफ्लेक्ट थे, जितने भी अल्फा पार्टिकल थे वो इस गोल्ड फॉयल से लड़ने के बाद बैक कर गए, मतलब कि अनडिफ्लेक्ट हो गए। कहने का मतलब वो वापस नहीं। और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट होने का प्रयास किए, मतलब निकल गए, सीधे निकल गए। तो इन्होंने देखा कि जो 90% अल्फा पार्टिकल थे वो गोल्ड फॉयल से अनडिफ्लेक्ट हो गए। 1% अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए। और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो सेंटर से डिफ्लेक्ट हुए। अब इन्होंने देखा कि अगर किसी भी गोल्ड फॉयल से जब किसी अल्फा पार्टिकल की बीम को हमने स्ट्राइक करवाया, तो 90% गोल्ड फॉयल जो थे वो अनडिफ्लेक्ट हो गए। कहने का मतलब कि वो गोल्ड फॉयल के एटम को पास कर गए। तो इन्होंने यहां से ये assumption निकाला कि इसका मतलब है कि एटम के अंदर कुछ नहीं, एटम एक एम्प्टी स्पेस है। दूसरे assumption में इन्होंने देखा कि 1% डिफ्लेक्ट हुए, इसका मतलब एटम के पास कुछ ना कुछ तो है, एटम के अंदर कुछ ना कुछ तो है, जो कि जिससे अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। और सेंटर पे जो अल्फा पार्टिकल मौजूद थे वो भी डिफ्लेक्ट हो गए। तो अब तीन एजम्पशन देखने के बाद, इन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंटली थ्योरी देने के बाद इन्होंने एक मॉडल दिया जिसका नाम था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। उसमें इन्होंने तीन बातें बताई, और आप जान के आश्चर्य होंगे कि वो तीन बातें जब आप जानेंगे, वहीं से एटम के स्ट्रक्चर की शुरुआत हुई है। वहीं से हमें ये पता चला है कि एटम के अंदर क्या है मौजूद और कैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये सब उन्होंने बताया। तो हम कह सकते हैं रदरफोर्ड मॉडल इज द सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दिस इज आल्सो द एडवांटेज ऑफ एटम। जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइंस एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती है और थ्योरेटिकल पे भी बेस्ड होती है। जब तक हम एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हमें फिजिक्स की पावर का पता नहीं चलेगा।
तो चलिए हम बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के वो 3 एजम्पशन। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ, इन्होंने कहा कि इन एटम इलेक्ट्रॉन revolves around the atom and the position of electron is called orbit। सेकंड बात इन्होंने कही, एटम इज empty in space। और थर्ड बात इन्होंने बताई, the whole of the mass of atom, the whole of the mass of the atom is concentrated in a small volume called न्यूक्लियस। और फोर्थ पॉइंट इन्होंने बताया, द फोर्स exerted between nucleus and electron is electrostatic force। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं रदरफोर्ड मॉडल के, शायद यही एक्सपेरिमेंट से मेन रिजल्ट निकल के आया है। 1909 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जिस मॉडल को दुनिया के सामने रखा वो मॉडल यही है। इन्होंने कहा, इन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द एटम एंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द ऑर्बिट। एटम के आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और उस जिस पोजीशन पे रिवॉल्व कर रहे हैं उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, ऑर्बिट नाम दे रहे हैं। एटम इज एम्प्टी इन स्पेस। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में अपने ये देखा था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे वो गोल्ड फॉइल को अनडिफ्लेक्ट कर रहे थे। कहने का मतलब वो सीधे मूव कर जा रहे थे, वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। इस कारण यहां पर इन्होंने ये एजम्पशन निकाला कि एटम के अंदर बहुत सारा वॉल्यूम या बहुत सारा पॉइंट ऐसा है जो कि खाली है, जो कि किसी भी तरीके से भरा हुआ किसी भी चीज से नहीं। उसके बाद इन्होंने बोला, द होल ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड न्यूक्लियस। एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल में एक पॉइंट, एक ऐसे अल्फा पार्टिकल था जो कि एक पॉइंट पर टकरा कर सीधे नीचे गिर जा रहा था और उसका एंगल जो बन रहा था वो समथिंग 1 डिग्री बन रहा था। कहने का मतलब ये अल्फा पार्टिकल जिस पॉइंट पे टकराया था वो पॉइंट जरूर कोई ना कोई ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर एटम टकरा कर नीचे गिरा है, जिस ऐसा पॉइंट जिसने अल्फा पार्टिकल को अपने अंदर आने नहीं दिया है, और ऐसे पॉइंट का नाम था न्यूक्लियस। इन्होंने कहा कि एटम का पूरा मास एक जगह पर बैठा है, एक स्मॉल वॉल्यूम में बैठा है और उसका नाम इन्होंने क्या दिया है, न्यूक्लियस दिया है। और ये भी बता सकते हैं कि वहां पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। The force exerted between the nucleus and the electron is the electrostatic force। आप जान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के पास सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस दोनों आपस में, पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में एक फोर्स जनरेट कर रहे हैं। उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो रदरफोर्ड मॉडल में इतना पॉइंट अगर आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके नंबर इसमें नहीं कटेंगे। और रदरफोर्ड मॉडल में अगर आप एक्सपेरिमेंट देते हैं, एक्सपेरिमेंट का फिगर बना के आते हैं तो और अच्छे आपको चांसेस। तो आइए थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल और थॉमसन मॉडल दोनों का
स्ट्रक्चर बनाकर हम ये देखते हैं कि दोनों में क्या ऐसी बात निकल के सामने आई है जो कि थॉमसन मॉडल को रदरफोर्ड मॉडल को एकदम सही बात सिद्ध। हम बात करते हैं कि ये मॉडल जो है थॉमसन का, और एक तरफ का मॉडल है रदरफोर्ड का। अगर हम थॉमसन मॉडल को देखें तो थॉमसन मॉडल कुछ ऐसा था, उन्होंने कहा था कि एटम एक स्फीयर है जहां पर सेंटर में कुछ ना कुछ मौजूद है और यहां पर इलेक्ट्रॉन है। ये है हमारा थॉमसन मॉडल। और अगर हम रदरफोर्ड के मॉडल को बनाएं तो रदरफोर्ड मॉडल में ये था कुछ ऐसा स्ट्रक्चर एटम, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद है ये देखिएगा। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में मौजूद है, वो अपनी अपनी वेलोसिटी से मूव करते हैं और इसको हम लोग ऑर्बिट बोलेंगे। तो ये कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की बात की है पॉजिटिव चार्ज के पास, और इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। तो रदरफोर्ड मॉडल और थॉमसन मॉडल दोनों का बस यही केस माना जा रहा है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात की है और इन्होंने इलेक्ट्रॉन के किसी मूवमेंट की बात नहीं। इन्होंने बस इतना कहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज के आसपास कैसे हैं, डिस्ट्रीब्यूट है, और इन्होंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इन्होंने भी यही बात की है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बट दोनों के मॉडल में ऐसा क्या लिमिटेशन है ये हम समझते हैं। दोनों के मॉडल में किसी ने भी स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात नहीं की कि एटम स्टेबल कैसे, स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात नहीं की, स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात दोनों ने नहीं की। लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात ना तो रदरफोर्ड ने की ना ही थॉमसन मॉडल ने की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रदरफोर्ड ने अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो दिया, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम देने पर इन्होंने जो बातें कही वो बातें भी सही थी, लेकिन उन बातों में इन्होंने एक बात नहीं बताई है, वही बात दिमाग में बैठी है, और उसी बात को मैक्सवेल ने, या अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स की, तो वहां पर एक बात ये कही गई है कि जब किसी भी चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन ये मूव कैसे कर रहा है, क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा कि एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंदर मूव कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से इन्होंने क्वेश्चन ये उठा दिया कि कैसे मूव कर रहे हैं, ये बताना वो भूल गए। तो यहां पर इसका हम थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां मूव कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो ऐसा कोई ना कोई एक ऐसा छुपा हुआ फोर्स है जो कि इसको बैलेंस कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लगातार मूव करेंगे तो ये ऑब्वियसली सी बात है कि अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करेंगे। मैं अगर ये आपसे ये कहूं कि ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो ये अपना काइनेटिक एनर्जी तो लूज कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी अगर लूज कर रहे हैं तो इसको तो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, बट ये न्यूक्लियस में नहीं गिर रहा। कोई ना कोई तो फोर्स जरूर है जो इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि एक ही फोर्स की बात रदरफोर्ड ने अपने पॉइंट में कही, और उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और आपको इस बात को बताकर मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूं कि आप जानते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है या कोई निगेटिव चार्ज, या कोई पॉजिटिव चार्ज है या कोई पॉजिटिव चार्ज है, या कोई निगेटिव चार्ज है या कोई निगेटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और उसको तो आप जानते हैं किसने दिया था, कूलाम ने दिया था। तो कूलाम लॉ को इन्होंने समर्थन किया, लेकिन तमाम साइंटिस्टों ने यही बात उठाई है कि आप इलेक्ट्रॉन को कैसे चला रहे हो, आप एक इलेक्ट्रॉन को चला रहे हो तो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करने के बाद न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। तो इस बात को समझने के लिए हम एक फिजिक्स का एक बढ़िया टॉपिक जानते हैं जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। हम ये जानते हैं कि जब कोई भी पार्टिकल
जब कोई भी पार्टिकल मूव करता है या कोई भी बॉडी मूव करती है तो उस सर्कुलर पाथ में जब वो मूव करती है तो वहां पर एक फोर्स काम करता है जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और जिसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू mv²/r। तो अब इस तथ्य को जानने के लिए और इस तथ्य को समझने के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि इस तथ्य को समझने के लिए एक ही मैथमेटिकल फॉर्म देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, वेरी बिग टाइम, इलेक्ट्रॉन लगातार कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो मैं समझ सकता हूं कि मान लीजिए कोई एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर हमने Z ले रखा है और इसका चार्ज E है, प्लस E है, और कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड। तो हम मान के चल रहे हैं कि सबसे पहले ये कोई एक पॉजिटिव चार्ज है जिसका जेडी इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर कूलम्ब्स लॉ अगर हम अप्लाई करें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 Ze²/r²। ओके स्टूडेंट्स, और चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ पे मूव करने पर ये क्या mv²/r के बराबर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करें कि b² की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो ये हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Ze²/r², m नीचे आ जाएगा, r ऊपर चला जाएगा, तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी b² की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Ze²/4πε0 m इंटू r। यहां से हम एक मेन रिजल्ट निकाल रहे हैं और ये है आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारा बच्चों वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आया है और यहां से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं उस इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन लगातार न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। अब हम इसके काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं कि इसके मैथमेटिकल फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलती है। इस रिजल्ट को आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। अब हम बात करते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलती है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ½ mv², और ½ mv² में अगर हम v² की वैल्यू रखें तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है वो 1/4πε0 Ze²/m इंटू r, और यहाँ पर m, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि k इज इक्वल टू आपका जो वैल्यू आई है ये हाफ होता है, तो k इज इक्वल टू आपकी जो वैल्यू आई है वो Ze²/8πε0 r, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है। तो वहां से हमने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाली है, यहां से हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाली है, और ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये आपका कूलम्ब्स लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इससे हमने एक रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला है। तो आप समझ सकते हैं कि ये रिजल्ट हमें ये बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा होता है तो उसको एक नया फोर्स बैलेंस करता है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है। इसी कारण हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सर्कुलर फोर्स से इक्वल करके ये रिजल्ट निकालते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाल के ये पता लगा लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है। आप समझ लीजिए कि ये मैथमेटिकल फॉर्म ही हमारे इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन।
काइनेटिक एनर्जी जो निकल के आई है हमारी वो Ze² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर निकल के आई है। हम बात करते हैं कि कोई एक माइनस इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज का इलेक्ट्रॉन है और एक जेडी है जो कि घूम रहा है कुछ इस हिसाब से, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला निकल के आए वो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी इंटू ई अपॉन आर। तो टोटल एनर्जी अगर बात करें तो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला निकल के आया है वो Ze² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर निकल के आया है। और यहाँ पर ये माइनस चार्ज है तो माइनस यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा Ze² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। और जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये माइनस करने पर सीधे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो Ze² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ही निकल के आ रही है, ये माइनस में। आप इस बात को जानकर बिल्कुल ताज्जुब होने वाले हैं कि ये जो माइनस वैल्यू निकल के आ रही है ये इस बात का प्रमाण दे रही है कि ये टोटल एनर्जी, और ये टोटल एनर्जी जो है हमारी ये बता रही है कि जो माइनस साइन है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाउंड है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है तो इसी कारण इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर देनी होगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होके और क्या करे, अपनी हायर लेवल से लो लेवल पे जाए। इस बात को आप ध्यान रखिए, ये मैथमेटिकल फॉर्म है, इसके कुछ मैथमेटिकल फॉर्म से हम चीजों को आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो आपने थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ लिया है। अब हम इसके बाद अपने नए लेक्चर में बोहर्स मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा तीसरा लेक्चर होगा उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखेंगे और उसके बाद हम इस सीरीज को यहीं पर एंड करेंगे। तो आप लोग से मेरा बहुत अच्छा प्रार्थना है कि आप सभी इस लेक्चर को लगातार देखते रहें और क्वांटम मैकेनिक्स का स्वाद चखते रहें। थैंक यू सो मच।